मैथमेटिकली गणितीय रूप से हम सरफेस टेंशन को T से डिनोट करेंगे, ठीक है। और T तो ठंडी लग रही, गर्म हवा आ रही। T इज इक्वल टू F/L। देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब फोर्स है इसमें। कौन सा फोर्स? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल। और इसीलिए सरफेस टेंशन का यूनिट अगर आप लिखना चाहें, इट इज न्यूटन पर मीटर। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें, mL0 ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। याद रखना, सरफेस टेंशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू दी सरफेस होती है। सरफेस अगर फ्लैट है, फ्लैट के बदले जैसे सरफेस में कोई वक्र बनेगा, कर्व बनेगा, तो सरफेस टेंशन की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन। ये देखो, अगर कोई कर्व बना किसी लिक्विड में, किसी द्रव सतह में, ठीक है, तो सरफेस टेंशन की डायरेक्शन इस पॉइंट पे देखोगे तो टेंजेंट, स्पर्श रेखा खींचोगे और स्पर्श रेखा की अनुदिश बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड्स। ये बाहर की तरफ है, इसीलिए तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को खींच के सरफेस को मिनिमम से मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। बताया था, रबर बैंड को खींचोगे तो हमेशा वो कोशिश करेगा अपनी ओरिजिनल नॉर्मल स्टेट में वापस लौट जाए, ठीक है। देन ये देखो, पिछली क्लास में हमने ये स्ट्राइक, ये क्या है? अच्छा, नहीं, आज अपग्रेड हुआ है ना, तो ये तमाशे चालू हो गए। ये किसी कंटेनर में आपने एक लिक्विड भरा, ठीक है। अब आपने पढ़ा, उसकी ठीक सरफेस पे आपने एक सरफेस लेयर बनाई थी क्या? इस लेयर, इस झिल्ली का जो थिकनेस है उसका लेवल माइक्रोमीटर से लेकर एंगस्ट्रॉम तक होगा, उससे मोटी नहीं। और जो मॉलिक्यूल्स, जो अणु इसके अंदर आते हैं, क्या उन पे रिजल्टेंट फोर्स 0 बोला था क्या? नहीं, बल्कि सब एक फोर्स फील कर रहे हैं। अब जरा बोलो, लिक्विड के अंदर कोई मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, तो उस पे नेट फोर्स 0, लेकिन यहां पे फोर्स्ड है, लिक्विड के अंदर की तरफ फोर्स लगता है, बोल रहा है। सिंपली सोचो, किसी मॉलिक्यूल को लिक्विड के अंदर से इस लेयर के अंदर ले जाना है, अपने आप जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहुंचाना है तो ये तो टेंस है, उसके अंदर पहुंचाना है तो बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर? इसीलिए ये जो लेयर बनती है, इसमें अगर मॉलिक्यूल्स आए हैं तो उनके ऊपर वर्क डन हुआ होगा, तब वो आए हैं। और इसीलिए ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके जो लेयर बनाते हैं, जो कि टेंस होती है, खिंची हुई होती है। आपने पढ़ा, अगर स्प्रिंग को खींच देंगे तो उसमें एनर्जी आती है क्या? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, हाफ की एक्स स्क्वायर, ऐसा पढ़ा है हमने। तो ये भी सरफेस तो टेंस है, खिंची हुई है, तो इसकी भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो याद रखना, पृष्ठीय सतह पर जितने भी अणु हैं उनको वहां पहुंचाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। द मॉलिक्यूल्स दैट रेस्ट इनसाइड द सरफेस लेयर आर देयर बिकॉज सम वर्क हैज डन ऑन देम, और ये वर्क डन इस लेयर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। इट इज कॉल्ड
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस। पृष्ठ की संचित स्थितिज ऊर्जा, पृष्ठ की संचित स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। देन व्हाट इज सरफेस एनर्जी? इसी को बोलते हैं पृष्ठीय ऊर्जा। ये पोटेंशियल एनर्जी बोला है, याद रखना। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंस पोजीशन में है, इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो व्हाट इज सरफेस एनर्जी? पृष्ठीय एनर्जी क्या है ये देख लो। इकाई क्षेत्रफल की संचित स्थितिज ऊर्जा कहलाती है पृष्ठीय ऊर्जा। द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट area is called surface energy. Potential energy stored per unit एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। और उसकी वैल्यू आप देते हो। देखो, आपने बोला वर्क डन करोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। देन वर्क डन इज गिवन बाय डेल्टा डब्ल्यू। और पर यूनिट एरिया देखो डेल्टा ए ही लिखते हैं। यूनिट क्या हो गया सरफेस एनर्जी का? जूल पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो तो mL0T-2। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, mL0T- मतलब दोनों डायमेंशनली सेम है। जिसको आप सरफेस टेंशन बोल रहे हो डायमेंशनली विमीय रूप से वही क्या है? पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। और इसलिए अब फट से देखो, इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला चलेगा बार बार। दैट सरफेस टेंशन को आपने टी से डिनोट किया है। अभी तो टी इज इक्वल टू, कैन आई राइट, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन डेल्टा डब्ल्यू इज कम्स आउट टू बी टी डेल्टा ए। देख लो पूरे, अरे पूरे सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में यही फॉर्मूला। आपको अगर किसी लिक्विड सरफेस का एरिया बदलना है तो वो अपने आप नहीं बदलेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? टी इंटू डेल्टा ए। टी हमको दिया जाएगा क्योंकि टी सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव पदार्थ का गुण है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अलग अलग लिक्विड के लिए टी की वैल्यू अलग अलग। इज दैट क्लियर? तो वो टी हमको देंगे। तो देख लो, ये आपका ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूला, कुछ डायरेक्ट लिखेंगे, इजी है, कुछ डिराइव करेंगे। इट इज द सरफेस टेंशन बिकॉज ऑफ विच फ्री सोप बबल, फ्री लिक्विड ड्रॉप्स ऑलवेज टेक स्फेरिकल इन शेप। पृष्ठ तनाव के कारण ही स्वतंत्र द्रव बूंद या साबुन का बुलबुला गोली आकार लेता है। कारण स्फीयर क्यों लेता है? क्योंकि आपने बोला प्रॉपर्टी फ्री सरफेस की क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने की है। मतलब वो मिनिमम एरिया कवर करना चाहता है। क्लियर? तो याद रखना, किसी दिए गए वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा एरिया
स्फीयर का ही होता है। सबसे छोटा सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 3 डायमेंशनल फिगर में। इसलिए चाहे बूंद चाहे बुलबुला, सबका शेप कैसा बनता है, वो स्फेरिकल। इज दैट क्लियर? ये सरफेस टेंशन उसका कॉज है। अब जरा याद करो, पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि अगर कोई लिक्विड सरफेस हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो आपने बोला ये पैरेलल इसलिए है कि जितना प्रेशर ऊपर से पड़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना ही प्रेशर कौन लगाएगा, लिक्विड भी लगाना चाहिए, तभी सरफेस पैरेलल है। लेकिन बोलो अगर कोई सरफेस कर्व हो गई तो, ऐसे उभर गई, तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा। दैट इज P शुड बी ग्रेटर देन P नॉट। और स्फीयर का शेप उभरा हुआ है, ठीक है, इट इज एक्सटेंडेड, उभरा हुआ शेप है। इसका मतलब उसके अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। सोप बबल, साबुन का बुलबुला, उसका भी शेप स्फेरिकल है। इसका मतलब उसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा। इट इज कॉल्ड प्रेशर एक्सेस इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड इनसाइड अ सोप बबल। किसी बुलबुले या द्रव बूंद के अंदर दाब अधिकता कब आया? Pressure excess inside number 1 soap bubble। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य किससे, मतलब एक्सेस प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm की वैल्यू कितनी होती है? 1 पॉइंट कुछ होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम भी बोल सकते हो। 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सोप बबल के अंदर प्रेशर एक्सेस P से डिनोट कर रहा हूं and its value is 4T upon R। T सरफेस टेंशन है, R क्या है, रेडियस। दूसरा प्रेशर एक्सेस इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप it is 2T by R। आधा हो गया जस्ट। कारण सुन लो, लिक्विड ड्रॉप अगर बनेगी तो उसकी एक ही सरफेस एयर के कांटेक्ट में है क्योंकि अंदर पूरा लिक्विड है। लेकिन अगर साबुन का बुलबुला या कोई भी बबल बना तो बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। इसका मतलब उसकी दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में आएगी, अंदर वाली भी और बाहर वाली। इसलिए उसके अंदर का एक्सेस प्रेशर जस्ट डबल होता है। ठीक, अब देखो अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, अगर ये कोई द्रव की सतह है, क्या है, और इसके अंदर कोई वायु का बुलबुला है, एयर बबल है। पानी के अंदर बुलबुले होते हैं, पानी के अंदर आप देखना कई तो एयर बबल भी आपको दिखते हैं, कई जगह पर आपको दिखेगा। मछली रखने वाले स्टैंड को क्या बोलते हैं?
एक्वेरियम में आप देखना कितने सारे बबल आपको दिखाई देते रहेंगे, ठीक है, वो एयर बबल है। अगर कोई बबल पानी के सरफेस के ठीक या किसी भी लिक्विड के सरफेस के ठीक नीचे है तो उसका शेप भी देखो उभरा हुआ है। कितना इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होगा 2T/R, क्योंकि एक ही सरफेस, क्योंकि अंदर एयर है और चारों तरफ लिक्विड है, तो लिक्विड की कितनी सरफेस बनी, एक सरफेस के लिए एक्सेस प्रेशर 2T/R, और दो सरफेस होगी तो 3 होती तो 6T/R। नालायक कहीं के, लेकिन होती नहीं है, या तो सरफेस एक होगी और या तो दो। इज दैट क्लियर? तो इसके अंदर देखो क्या है, ये कोई वाह ये कोई लिक्विड है और उसके अंदर ये कौन है, वायु का बुलबुला। तो अगर लिक्विड सरफेस के ठीक नीचे एयर बबल बना तो इसके अंदर प्रेशर एक्सेस की वैल्यू क्या होगी, 2T/R। ठीक है, अब इसके बेसिस पे देखो उठ जा भाई, डबल बबल, बबल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अच्छा, ये डबल बबल का क्या मीनिंग है? कभी ध्यान से देखना, कभी जब हम घर में कपड़े वगैरह धोने के लिए डिटर्जेंट को पानी में डालते हैं और ऐसे झाग बनाते, उसमें देखना कई सारे बबल एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक बड़े के साथ छोटा, ठीक है, 3, 4, 5, 10 ऐसे रहते हैं। मैंने क्या लिखा है, खाली डबल बबल। डबल बबल अगर है तो उसमें क्वेश्चन अपने एग्जाम में क्या पूछा है, ये देखो, गुड बोलो, अरे ये क्या चलता है, ये देखो, एक सोप बबल बना, रेडियस ए का, सेंटर कैपिटल ए है, और उसी से देखो यहां पे जुड़ गया दूसरा बबल जिसका सेंटर बी है, रेडियस स्मॉल बी है। तो याद करो, इसकी मैंने कॉमन सरफेस बनाई है, देख रहे हो, ये कॉमन सरफेस मैंने ऐसे बनाई, मतलब छोटे बबल से बड़े बबल की तरफ उभरा हुआ है, ऐसे नहीं बनाई। ऐसे नहीं बनाई मैंने, अबे क्या तमाशा है बे, ऐसे नहीं बनाई मैंने। अब मेरे को कॉज बता दो, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि छोटे बुलबुले का शायद ज्यादा अंदर, शायद मतलब गधे कहीं के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीधा दिख रहा है, तो कंफर्म बोलना चाहिए, जिसकी रेडियस छोटी होगी उसके अंदर प्रेशर एक्सेस ज्यादा होगा, इसीलिए वो इस बड़ी सरफेस को दबाएगा। इसलिए कौन सी सरफेस आएगी, ये वाली सरफेस नहीं आएगी। तो जो नहीं आएगी उसको हटा देते हैं। हटेगा कैसे ये, अरे यार, ये हटा दिया, ठीक है। तो ये कहलाती है उभयनिष्ठ सतह, कॉमन सरफेस। बोला बेटा उसकी रेडियस निकाल के दिखाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस, आधे मिनट का टाइम बना के दिखाओ। obtain radius of curvature of common surface
उभयनिष्ठ सतह की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। ये देखो, ये भी कर्व बन रहा है, मतलब ये भी कोई स्फीयर बनेगा, उसका भी कहीं सेंटर होगा। कोई भी कर्व, याद रखना, तुमने अपने कॉपी में इतना सा कर्व खींच दिया, ये किसी स्फीयर का एक पार्ट होगा, तो उसकी भी रेडियस होगी, वही पूछा है। हाँ, 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 गुड। देखो करना क्या है, इसकी रेडियस निकालने बोला है, हम उसको कुछ कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से देखना। लेट, नालायक छोटी, तेरे को ये वर्बली याद होना था। लेट रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस, उभयनिष्ठ सतह की त्रिज्या r लिखा, ठीक है। अभी तो याद करो, ये ऐसे उभरा हुआ है ना, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाले का प्रेशर राइट साइड वाले के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। तो देख लो, चूंकि ये स्फीयर बनता, उसके अंदर भी प्रेशर एक्सेस आता। अभी क्या लिखेंगे हम इक्वेशन, सिंपली एक ही तो है, नेट प्रेशर। अगर उसको P लिखा, क्या P को आप PB माइनस PA लिखोगे भाई? क्योंकि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरफ वाले का प्रेशर ज्यादा है। PB माइनस PA लिखा। अब भी तो आपने प्रेशर एक्सेस का फॉर्मूला लिखा है बबल के लिए, 4T/R। और देखो, दोनों बबल एक ही लिक्विड से बने, तो दोनों का सरफेस टेंशन सेम होगा। इसका मतलब P को लिखेंगे तो क्या हम लिखेंगे, 4T/R, एंड दैट विल बी इक्वल टू PB को लिखेंगे तो 4TB/B, माइनस PA को लिखेंगे तो 4T/ कुछ कटा, तो इक्वेशन क्या बचा, बोल। अरे यार उल्टा लिखो, नालायक टोटो। वन अपॉन बी माइनस 1/A सॉल्व कर दोगे अगर, छोटा सा एलसीएम क्या आएगा, ए बी, ऊपर में क्या आएगा, A, उल्टा करेंगे तो R इज इक्वल टू AB अपॉन A माइनस B। A बड़ी वाली रेडियस है, B छोटी वाली। देखो ये अपने लेवल में कोई बहुत डिफिकल्ट थोड़ी है सरफेस टेंशन, छोटी छोटी चीजें जो आपको मालूम होगी, फट से एग्जाम में हम क्वेश्चन बना लेंगे। इज दैट क्लियर? चलो अब जो एक डेरिवेशन है जो बता रहा हूं वो अच्छे से देखो कि अगर हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप, एक द्रव बूंद है बड़ी, अगर हम उसको छोटी ड्रॉप में तोड़ना चाहते हैं तो अपने आप टूटेगा क्या? क्यों? क्योंकि नालायक कहेंगे, अगर कोई लिक्विड ड्रॉप बनी है तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके, आकर्षित करके रखे हैं। अगर आपको उसको तोड़ना है, बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में, तो अपने आप नहीं टूटेगा, क्योंकि वो जो फोर्स एक दूसरे पे लगा के रखे हैं उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। कितना वर्क डन होगा वही डिराइव कर रहा हूं, बिल्कुल जैसे 11th में होता है, क्योंकि डायरेक्ट लिखूंगा तो कतई समझ में आप लोग को वैसे तो आता ही नहीं है, ये और नहीं आएगा। टॉपिक हिंदी में सुन लो। एक बड़ी द्रव बूंद को n समरूप छोटी बूंदों में विभाजित करने में किया गया कार्य। बोल वैष्णवी। हाँ?
मास निकाल। Amount of work done to split a large liquid drop into small n identical स्मॉलर ड्रॉप्स। बोल छोटू। अरे कुछ भी बोल दे, नालायक कहीं के। ये जो लिखा है वही बोलेगी क्या? याद होना चाहिए। चलो तो ये डिराइव करना है अपन, ठीक है। देखो पहले एक डायग्राम बनाओ। ये एक बड़ी ड्रॉप है कि नहीं है? ये देखो n छोटी ड्रॉप्स में डिवाइड करना है बोला है ना। ये एक ड्रॉप, एक के बाद क्या आता है? योगू। शाबाश। दो के बाद क्या आता है? योगू। शाबाश। तीन के बाद क्या आता है? योगू। चार नहीं आएगा यहां। एंड सो ऑन, ठीक है। एन ड्रॉप से ऐसे डिवाइड किया हमने। आइडेंटिकल का मतलब क्या? समान। क्या? अबे सरफेस टेंशन तो सबका सेम है क्योंकि ड्रॉप ही है। रेडियस सबकी सेम है। कुछ भी बक कर रही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कौन तो बताया है रे? मैं नहीं बताया, हट। ये देखो कैपिटल आर रेडियस की बड़ी ड्रॉप है, ठीक है। आप इसको ये डॉट 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 डैश 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 कितनी ड्रॉप्स में? छोटी ड्रॉप में डिवाइड करना चाहते हो। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपने कंसीडर किया लेट रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप इज स्मॉल आर। वर्क डन पूछा है, ठीक है। बस अच्छे से देखो। पहले बताओ मेंसुरेशन, अगर आप लोगों ने कभी क्षेत्रमिति नाम सुना है तो जब हमें बड़े गोले को बहुत सारे छोटे गोले में तोड़ते हैं, वो कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी राशि है जो नहीं बदलती है? वॉल्यूम नहीं बदलता। एन छोटी ड्रॉप्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम, ठीक है। n into volume of smaller drop is equal to volume of larger drop। n छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन। What is the आयतन of the गोला? तो इसलिए यहां पे n इंटू छोटी ड्रॉप के लिए क्या? 4/3 इज इक्वल टू कैपिटल R क्यू लिखेंगे। क्या दोनों तरफ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा? अच्छे से देखना, दो चीजें लिख रहा हूं। एक तो RQ जो स्मॉल r है हमको नहीं मालूम है। स्मॉल RQ इज इक्वल टू कैपिटल RQ बाई n हो जाएगा क्या?
और इसीलिए स्मॉल r की वैल्यू क्या r अपॉन क्यूब रूट लिया है, ऊपर में r क्यूब था तो क्यूब हट गया, n की पावर क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, रोमन अभी थोड़ा एक्सप्रेशन अच्छा देना, समझ में आ गया तुला? हाँ बस अभी याद करो, अब भी मैंने पहला ही आज का एक्सप्रेशन लिखा, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। ये डेल्टा ए का क्या मतलब हो? चेंज इन एरिया, और चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है। तो जरा देखो, इनिशियल एरिया क्या बड़ी ड्रॉप है, प्रारंभिक क्षेत्रफल लिखा A1 है जी। A1 की वैल्यू बोलो, इज इट नालायक क्या, पाई 4 पाई r स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? फाइनल एरिया n ड्रॉप में आपने डिवाइड कर दिया तो n सरफेस एरियाज आ गए वहां पे, तो बोलो फाइनल एरिया। अगर इसको A2 लिखूं तो पहले n से मल्टीप्लाई हुआ और एक ड्रॉप का एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर हो गया। देन व्हाट इज चेंज इन एरिया? A2 माइनस A1। सो डेल्टा A क्या इसकी वैल्यू A2 माइनस A1 हो जाएगी। सारा खेल डेल्टा ए निकालने का ही है, क्योंकि वर्क डन तो एक ही स्टेप में है, टी से मल्टीप्लाई करते ही वो वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, चलो बोलो डेल्टा ए इज इक्वल टू, रखो, इज इट एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 4 पाई को बाहर निकाला, ध्यान से देख लो। अब आपके पास है n इंटू आर स्क्वेयर माइनस कैपिटल आर स्क्वेयर, ठीक। लेकिन आपने तो अभी बोला r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन n टू द पावर 1/3। तो अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू यहां रखूं, क्या रखाएगा देख लो। शट अप। डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई, ब्रैकेट में क्या आया भाई, n इंटू कैपिटल R स्क्वेयर अपॉन, देखो यहां n की पावर 1/3 और तो यहां पे क्या आ जाएगी n की पावर 2/3 आणि माइनस R स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? तो बोलो डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई, देखो जरा दोनों में कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्या? सो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। चलो फिर बोलो n की पावर क्या बचेगी? n बाई n टू द पावर 2/3 है, 2/3 ऊपर जाएगा तो माइनस 2/3, बोले तो आपके पास आएगा 1 माइनस 2/3, बोले तो 1/3। ये देख लो n टू द पावर 1/3 माइनस 1। इज दैट क्लियर? सोच के बोलो वर्क चेंज इन एरिया पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव? नेगेटिव आया। कैसे? वन बड़ा है, कैसे? अबे पावर की वैल्यू से कोई मतलब थोड़ी है हमको, अंडर रूट क्यों करेगी? हाँ तो कैसे? n की वैल्यू कितनी है?
n की वैल्यू कितनी है ये बता। कुछ नहीं, n की वैल्यू कितनी है? कुछ भी डालो, याद रखो n की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, उससे कम नहीं। तोड़ रहे हो ना भैया, तोड़ रहे हो तो कम से कम 2 ड्रॉप बनाओगे, चाहे 200 ड्रॉप बनाओ। n की वैल्यू मिनिमम में 2 ही होगी ना, 2 से कम तो नहीं होगी। तो 2 की पावर 1/3 1 से बड़ा होता है, निकाल के देख लो। 2 की पावर 1/3 करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा ये हमेशा। 3 की पावर 1/3 3 ड्रॉप में, 4 ड्रॉप में, 5 ड्रॉप में, 100 ड्रॉप में मिनिमम कितना ड्रॉप होगा? 2, तभी तो टूटा बनेगा ना। n की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? कभी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 1/3 इज 1। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब n की पावर 1/3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स। बूंदों की संख्या कितनी भी हो, n की पावर 1/3 का मान हमेशा 1 से बड़ा, तो इसका मतलब ये संख्या पॉजिटिव होगी। इसका मतलब डेल्टा a इज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? डेल्टा a is always greater than 0, और इसलिए वर्क डन का आपने फॉर्मूला लिखा T डेल्टा A, बस T से मल्टीप्लाई कर दो। T से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पाई T R स्क्वेयर n टू द पावर 1/3 और -1। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आ गया। हाँ, अब देखो, अगर बोला यहां तक क्वेश्चन आपको दे दिया, ये आपने निकाल लिया डेल्टा W, बोला व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप। बूंद के ताप में वृद्धि ज्ञात करो, क्योंकि आप बाहर से कार्य कर रहे हो, किसी भी सिस्टम पे आप बाहर से वर्क करोगे तो वो किसी ना किसी एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहां पे पूछा उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीज होगा, कैसे बनाएंगे? ऑब्टेन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप। तो बोलो, बड़ी ड्रॉप का टेम्परेचर कम होगा, छोटी ड्रॉप का टेम्परेचर ज्यादा। कितना ज्यादा वही पूछ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज, डेल्टा T पूछ रहा है। कहां से आएगा? याद करो, यही वर्क डन तो हीट में कन्वर्ट हो रहा है क्या? ठीक है, तो यही वर्क डन n ड्रॉप की हीट को क्या करेगा? इंक्रीज, मतलब उनकी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। अबे तो कैन आई राइट डेल्टा W इज इक्वल टू, ध्यान देना क्या पढ़ा है, MC डेल्टा T पढ़ा है। ये MC डेल्टा T जो हम लिखते हैं, ये जनरली कैलोरी में यूज किया है, कैलोरी में यूज किया है, जबकि यहां जो आप कैपिटल T R स्क्वायर यूज कर रहे हो सब SI यूनिट है। तो ये कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई। याद करो 4.2 जूल पर कैलोरी को एक नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, J। तो अगर इसको जूल में बदलना है तो J से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट इज JMC डेल्टा T। अच्छे से देख लो, ठीक है। M क्या है भैया? मास है, M इज मास, ठीक है।
तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बोलते हैं क्या? छोटी ड्रॉप के लिए लिख रहे हैं वर्क डन हुआ बड़ी ड्रॉप पे, टेम्परेचर किसका बढ़ा? छोटी ड्रॉप का। क्या लिखोगे भाई? जे। हाँ, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी C डेल्टा T। हाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप Q, कौन सा R? कैपिटल R लिया है। ठीक है, बड़ी ड्रॉप पे वर्क डन हुआ तो बड़ी ड्रॉप को ही हमने क्या ली है? एनर्जी। सो देखो, इट इज J पहले से है क्या? हूं हाँ तो बोलो। और 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, साथ में मत रो C डेल्टा T हुआ। आड़ी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा W तो आपने निकाला हुआ है, देखो रखो क्या आ जाएगा? 4 पाई T R स्क्वेयर n टू द पावर 1/3 माइनस 1। कुछ कटेगा क्या? ये देख लो, 4 से 4, पाई से पाई, और 2 ठोकार कट जाएगा, R स्क्वेयर से 2 ठोकार। क्या बचा हमारे पास? J रो C डेल्टा T दैट विल बी इक्वल टू, R को नीचे लाया तो क्या बचा यहां पे? T बाई R, ब्रैकेट में देखो n टू द पावर 1/3 माइनस 1 बचेगा क्या? अभी बचेगा तो हाँ बोलो। ठीक, तुम्हारे एग्जाम में जो आंसर दिया था वो लिख रहा हूं, ये फिर कभी समझ में नहीं आएगा और रट नहीं पाओगे। याद करो, n की पावर 1/3 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, जरा देखो तो n टू द पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो स्मॉल r नीचे आ जाएगा क्या? इसका मतलब n टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू कैपिटल R बाई हो जाएगा क्या? तो देखो आपके पास आया J रो C डेल्टा T इज इक्वल टू T अपॉन R, ब्रैकेट में n की पावर 1/3 को क्या लिखने बोला? कैपिटल R अपॉन स्मॉल r और माइनस 1। अब देख लो, डेल्टा T पूछा है आपसे, टेम्परेचर इंक्रीज, बूंद के ताप में वृद्धि कितनी होगी? तो डेल्टा T को यहां छोड़ेंगे तो J रो C नीचे आ जाएगा। इस कैपिटल R को अंदर ले जा रहा हूं, देखते जाओ। डेल्टा T इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन J रो C, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल R को ले जाओ तो देखो फर्स्ट टर्म में ऊपर R है, नीचे R आया, कट गया, क्या बचा? 1 बाई स्मॉल r, और माइनस नीचे में 1 है, क्या आया? ये देखो, ये सीधा आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बूंद के ताप में वृद्धि, किसी भी बुक को उठा के देख लेना, ये डायरेक्ट लिख देते हैं। वो कहां से आया ये डिराइव नहीं करते हैं। वर्क किस पे हुआ है? तो बड़ी बूंद का लेंगे, हाँ इसीलिए। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब देखो, अब फिर बताओ, डेल्टा टी की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव लोग हाथ उठाओ। अब 2 ही लोग पॉजिटिव हैं मेरी क्लास में, बाकी सब नालायक हैं क्या? क्या लोटा क्या? गधे कहीं के, स्मॉल आर छोटी है, कैपिटल आर बड़ी है, ये तेरे को बूंद टूटी हुई दिख नहीं रही है? तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्वांटिटी बड़ी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्वांटिटी छोटी। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस आता है कि माइनस? मतलब डेल्टा टी डेफिनेटली होगा, टेम्परेचर में इंक्रीज डेफिनेटली होगी। ठीक है,
बस एग्जाम में अगर उसने उल्टा पूछा, अभी आपने बड़ी ड्रॉप को छोटे में तोड़ा है, कहीं छोटी को तोड़े तो जोड़ेगा कौन? डिसूजा फेविक्विक से चिपक जाएगी बोल रही। ठीक है, ओके, ला रिटर्न डाउन। फेविक्विक से ये तो चिपक जाएगी, तेरा क्या होगा? हैं? कुछ नहीं होगा तेरा, कुछ नहीं हो सकता। उल्टा बोल दिया, छोटी ड्रॉप को मिला के बड़ी ड्रॉप बनाया। बस जब पॉजिटिव के बदले नेगेटिव, यहाँ पे आपको वर्क डन करना पड़ा था, वहां पे ड्रॉप को आप पास लाओगे, खुद ही मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच लेंगे, तो वो खुद अपने आप वर्क करके बड़ी ड्रॉप बना लेंगे। क्लियर? तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव के बदले क्या आएगा? नेगेटिव। और जहां टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वहां क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज। याद रखना। इज दैट क्लियर? सर वहां नीचे 3 छूट गया है, डाल देते हैं। तेरे को इतने देर के बाद याद आ रहा है बे? 3 भी आएगा, सही पकड़े हैं। अच्छा ऊपर जाएगा, और किसको ऊपर जाना है? सॉरी, वाह, ऊपर जाएगा, जा फिर 3 ऊपर, 3t/0c। ये देख लेना, ये एक्सप्रेशन तुम्हारे एग्जाम के में डायरेक्ट पूछा हुआ है, उठा के देख लो। ठीक है, चलो, ये छोटी चीजें हैं जो सरफेस टेंशन में हमको मालूम होना चाहिए। हाँ, अब बताओ, सरफेस टेंशन का एक और प्रॉपर्टी आती है, ओकेशनली। हिंदी में बोल, इंग्लिश में बोल। कैपिलरी ट्यूब। किसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब? प्रॉपर्टी क्या है? वो बहुत ज्यादा थिन होता है, उसका जो रेडियस। हाँ, कितना थिन? इसीलिए तो उसको ओकेशनली बोले हैं। केश मतलब होते हैं बाल। जो रेडियस है उसका साइज, उसका डायमीटर वही होता है जो अपने हेयर्स का होता है, इतनी बारीक है। अगर आपको आपके हाथ में कोई कौन सी नली बोल, कैपिलरी ट्यूब अगर दे दें, पहचान नहीं पाओगे कि रॉड है कि इसके अंदर कोई टनल भी बनी हुई, इतनी बारीक होती है दैट वी कैन नॉट सी द टनल विथ आवर आईज। अगर हमको उसके अंदर टनल देखना है तो हमको माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का यूज करना, सॉरी टेलीस्कोप क्यों करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, तब हमको दिखाई देगा। ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने तुम लोगों में से कैपिलरी ट्यूब देखा? एक्सपेरिमेंट किया तो देखा होगा, दिखा था? कैसे पता चला कि उसके अंदर टनल है? जब उसको लिक्विड में डीप करते हैं तो उसमें लिक्विड पूरा चढ़ जाता है। थर्मोमीटर भी अपने जितने हैं उन सब में भी कैपिलरी ट्यूब जैसे ट्यूब है, हालांकि कैपिलरी नहीं है, वो कैपिलरिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है, लेकिन एग्जांपल के लिए आप बोलोगे तो थर्मोमीटर देखना, लैब में थर्मोमीटर ऐसे रखे रहते हैं वर्टिकल, और अगर आप उसमें कोई गर्म चीज टच कर दोगे तो तुरंत उसका जो लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज। वो अंदर उतनी, वो बहुत मोटी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब उतनी मोटी नहीं होती। जितनी मोटाई की थर्मोमीटर की ट्यूब होती है ना, उतनी जगह पे 1000 कैपिलरी ट्यूब्स बन जाएंगी, इतनी बारीक होती है। इज दैट क्लियर? तो अब कैपिलरी ट्यूब तक हमको पहुंचना है तो पहले फोर्स का टाइप देख लो। आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल, ये शब्द का प्रयोग किया। 2 टाइप का होता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हिंदी में बोल तो टोटो। अंतराण्विक बल के प्रकार। के प्रकार। फर्स्ट, कोहेसिव फोर्सेस, आसंजक बल। हाँ, ये किसके बीच में? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। सिमिलर, दैट इज फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल। समान पदार्थ के अणुओं के बीच बल। सोनी, जो मैं बोला उसको रिपीट करता हूं। ठीक है फिर। force between molecules of same material। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स का आपस में जो फोर्स होगा कोहेसिव, आसंजक। ठीक है। लोहे आसंजक, स्टील आसंजक, लकड़ी आसंजक, ये सब कोहेसिव फोर्स है। लेकिन अगर एक टाइप के मटेरियल का मॉलिक्यूल दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करता है, तब उस फोर्स को क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। हिंदी में भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच बल। फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है। मान लो इसको मैं नोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आसंजक, कोहेसिव, लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय F विद अ सबस्क्रिप्ट C फॉर कोहेशन। और ससंजक बल A मतलब एडहेसिव। ठीक है। तो लिक्विड का सॉलिड को वेट कर पाना, भिगा पाना, इन्हीं दोनों फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। कोई लिक्विड किसी सॉलिड को गीला कर देगा अगर FA इज ग्रेटर देन FC, एडहेशन बड़ा होगा। ठीक है। जैसे आप देखो, इसी एडहेशन के कारण हम जो पढ़ाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड लगभग खत्म होने की पोजीशन में। ब्लैक बोर्ड पे आप चौक से लिखते हो, तो चौक जो है, चौक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल से इतना अट्रैक्ट करते हैं कि चौक और चौक के बीच का फोर्स कम हो जाता है और चौक और बोर्ड के बीच का फोर्स ज्यादा। वाटर जनरली वेट्स होल्ड एवरी ऑब्जेक्ट। लगभग सारे ऑब्जेक्ट्स को पानी गीला कर देता है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कोहेशन है वो कम है और उसका किसी दूसरे के साथ एडिशन ज्यादा है। इज दैट क्लियर? लेकिन मर्क्यूरी नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड है। मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा, क्योंकि वो डेंस बहुत ज्यादा है, घनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, तो फोर्स भी कैसा लगता है? ज्यादा। मर्क्यूरी को आप कांच में डालो, क्या उसको गीला करेगा? नहीं करेगा। मर्क्यूरी को आप कपड़े में गिरा दो, क्या गीला करेगा? नहीं। तो जब एडहेशन ज्यादा होगा, ससंजन ज्यादा होगा तो गीला होगा, और जब आसंजन, कोहेशन ज्यादा होगा तो गीला नहीं। एक लाइन में लिख दे रहा हूं।
a liquid can wet a solid if force of adhesion, ससंजक बल लिक्विड और सॉलिड के बीच में is greater than Fc, कोहेशन असंजक बल से, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। उल्टा हो गया तो नहीं भी आएगा। अगर कोहेशन ज्यादा हो गया तो वो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करेगा, ठीक। फिर अभी मैंने आपको ये नाम लिया था कैपिलरी ट्यूब। अभी जो बोला कि ग्रेविटी के अगेंस्ट लिक्विड चढ़ जाता है, तो वो इसलिए चढ़ जाता है क्योंकि इतनी पतली ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड आया तो जगह ही कहां है वहां पे, तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो सॉलिड लिक्विड को खींचता है अपनी तरफ, खींचता है तो लिक्विड कहां चले जाता है, ऊपर। जनरली वही लिक्विड ऊपर चढ़ेगा कैपिलरी ट्यूब में जिस कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड भिगाएगा, वेट करेगा, और जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब को गीला नहीं करेगा उसमें ऊपर चढ़ने के बदले नीचे गिर जाए, ठीक है। इस घटना को बोलते हैं केशिकत्व। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। द राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस inside the capillary tube, this phenomenon is known as capillarity। किसी केश नली के भीतर किसी द्रव सतह के चढ़ने या उतरने की घटना को बोलते हैं केशिकत्व। Is that clear? कैपिलैरिटी, केशिकत्व, ठीक है। कैपिलैरिटी या केशिकत्व, क्या बोला, राइज और फॉल। राइज और फॉल ऑफ, अभी ऑनलाइन वाले तुम लोग हो कि मर गए हो? यस सर है। राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप, सॉरी ड्रॉप नहीं है, अ लिक्विड inside a capillary tube is called कैपिलैरिटी। द्रव सतह का चढ़ना या उतरना, ठीक है। अब दो टाइप का लिक्विड हो सकता है, आपने बोला है ना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नवचंद्र? नवचंद्र इंग्लिश में नवचंद्र, अरबी में मालूम है। इट इज कॉल्ड मेनिस्कस। आप बता, मेनिस्कस, पेचकस नहीं, मेनिस्कस। अबे किसी लिक्विड, किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड जो शेप लेता है उसका फ्री सरफेस वो कहलाता है मेनिस्कस। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, कि जो कि एयर के कांटेक्ट में आएगी, वो जो शेप लेगा, दैट इज कॉल्ड नवचंद्र। सुनी थी? ये ले, फिर गुड बोलो, ये देख लो अच्छे से। इसमें क्या हुआ, ये देखो,
ये ऐसा लिक्विड है, क्या लिखा देखो, फा इज ग्रेटर देन FC, मतलब एडहेशन ज्यादा है। देखो कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ गया, ठीक। अब यहां पे लिक्विड वेट सॉलिड बोला, ये देखो एक वर्ड आया एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट फर्स्ट वाले में देखो अभी बताया था किसी भी कर्व सरफेस पर टेंजेंशियल आउटवर्ड सरफेस टेंशन की डायरेक्शन होती है। तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो टी मतलब टेंजेंट नहीं है, टी मतलब सरफेस टेंशन है, इधर भी ड्रॉ किया और ये जो अंदर एंगल बना इसी को क्या बोला, थीटा। हिंदी में क्या बोलेंगे, संपर्क कोण, ठीक है, संपर्क कोण। और ये देखो इसमें FA लेस देन FC है, मतलब लिक्विड ने सॉलिड को भिगाया नहीं, तो ऊपर चढ़ने के बदले कहां गया, नीचे। अभी भी आपने टेंजेंट खींचा तो देखो लिक्विड की जो सरफेस अंदर है, सॉलिड की जो अंदर है, वो देखो ये एंगल बड़ा बन गया, ये एंगल छोटा है। लिखा यहां थीटा इज लेस देन 90, यहां थीटा इज ग्रेटर देन, मतलब जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब को भिगा देगा, वेट करेगा, उसमें लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। और एंगल ऑफ कांटेक्ट, अच्छा सरफेस कैसी हुई, ये सरफेस कैसी है, देखो लिखा है कॉनकेव, अवतल है, ठीक है। और जो नहीं भिगाया उसकी सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स, उभरी हुई है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। फर्स्ट केस में थीटा इज लेस देन 90, सेकंड केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90। ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है, ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस है। देखो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा, प्योर वाटर और सिल्वर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी, प्योर वाटर और ग्लास के लिए थीटा की वैल्यू कितनी, याद नहीं रखना है, एग्जाम में अगर आया तो हमको बताएंगे। लेकिन ये देखो, इसीलिए जब हम कांच के ग्लास में पानी रखते हैं, ठीक है, तो सरफेस आपको कैसे दिखती है, कौन से सड़े पानी में सड़ा ग्लास मिला के पी रहे हैं, प्लेन दिखती है। प्लेन इसलिए दिखती है क्योंकि एंगल 90 है, एकदम तीक्ष्ण, एकदम शार्प एंगल बनेगा जो हमारी आंख नहीं देख पाएगी, इसलिए हम उसको फ्लैट ले लेते हैं। लेकिन जब ग्लास में एकदम टिप तक पानी डाल देते हैं तब हल्का सा स्फेरिकल शेप कर देते हैं। चुप है, वो तेरी आंख का दोष है, कभी नहीं लेगा। 0 डिग्री का एंगल है, कहां से कर्व ले लेगा। हाँ, तो इसका मतलब जो ग्लास तू यूज कर रहा है वो घटिया कांच का बना है। यहाँ पे कौन सा कांच लिखा है, प्योर वाटर एंड ग्लास। वो नहीं होता कभी, वो हमको लगता है, इसलिए हमको क्यों लगता है भी बता रहा हूं, क्योंकि ग्लास जनरली ग्लास का शेप सिलेंड्रिकल होता है क्या, सरफेस उसकी सर्कल है क्या। जब हमारी आंख देखती है तो उसका इफेक्ट उसमें हमको उबड़ा होता नहीं, वो फ्लैट ही रहेगा, समतल ही रहेगा। इज दैट क्लियर। छोटी चीज है, बोलोगे तो इसको मैं डाल दूंगा, ठीक। हट आलसी, अरे कभी ऐसा बोले नहीं, हम लोग खुद बनाएंगे, खुद लिखेंगे, और जब नहीं बना पाएंगे तब आप उसको हमारे ग्रुप में डालिएगा, ऐसा कभी बोलिए। अब रिस्क क्या नहीं लेते, गधे कहीं के पढ़ते ही नहीं है, आलसी हैं, अब नहीं डालूंगा। अब देखो इसी सवाल पारेत स्मार्ट है, देख फोटो खींच लिया उसने पट से, वेट ही नहीं किया। ये हो गया। फिर देखो इसी केशिकत्व से, इसी प्रॉपर्टी से लैब में सरफेस टेंशन कैलकुलेट किया जाता है। उसका फॉर्मूला जो डिराइव होता है वो मैं लिख दे रहा हूं आपको, है ना। अपने कोर्स में या अपने 11th स्टैंडर्ड के स्टडी में आपके पास जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन निकालो बोला जाता है, वो कौन सा लिक्विड होगा, पानी ही होगा, क्योंकि वही फोकट में अवेलेबल है लैब में, है ना। ऐसा नहीं कोई दूसरा कोई लिक्विड आपको मिले, पानी ही देंगे और कांच की नली मिलेगी, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो जब उसको आप डुबाओगे तो पानी उसमें क्या होगा, चढ़ेगा।
ठीक, वो सब नाप नुपा के, एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा हूं, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं कि कैपिलरी ट्यूब में अगर कोई वाटर लेवल राइज करता है तो उसमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? ईश्वर बोल। सुबह फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इन, कोई ऐसा है तुम्हारी क्लास में जिसको ये फॉर्मूला मालूम है? क्योंकि 11th क्लास में 5 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन हुआ करता है, डेफिनेटली हर साल आता है। हाँ, कौन सी भूली बिछड़ी बात पूछ रहा हूं, है ना? T, the surface tension is equal to R H rho G और अपॉन 2। R क्या है? रेडियस किसकी? उसकी किसकी? कैपिलरी ट्यूब की। ये ज्यादा होगी कम? निकट कम होती है। H क्या है? किसकी? गधे कहीं के, कैपिलरी की नहीं है। जितना उसमें लिक्विड ऊपर चढ़ेगा उसकी अंत है। रो उसकी किसकी? लिक्विड की। और जी, अच्छा वो उसका एक्सेलरेशन नहीं बोली, अपॉन 2। ठीक है, अब देखो किसी दिए गए जगह पर, किसी दिए गए लिक्विड के लिए T, रो, G और 2 सब कांस्टेंट है। देखो इजी फॉर्मूला है, RH रो G अपॉन 2। हमको डिराइव नहीं करना है, हाँ, लेकिन यहां से देखो ये वाला एक स्टाइलिश लॉ होता है, पढ़ो रे। हिंदी में क्या बोलते हैं? वही बोलेंगे, ज्यूरीन नियम है? अरे क्यूरी नहीं है रे, ज्यूरी है। बड़ा क्यूरी क्यूरी कर रही। ये देखो T, रो, G और 2 कांस्टेंट है। अबे तो इसका मतलब कैन वी राइट RH इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस और उसमें ऊपर चढ़ने वाले, राइज करने वाले लिक्विड की हाइट का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट का मतलब है यदि R बढ़ा तो H कम हो जाएगा, और यदि R कम किया तो H बढ़ा। इसलिए कैपिलरी ट्यूब जितनी बारीक होगी उसमें उतनी ज्यादा हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा। इज दैट क्लियर? हाँ, इसी के बेसिस पे आपसे देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि सुन लो, कैपिलरी ट्यूब ऑफ insufficient length, अपर्याप्त लंबाई की ओकेशनली। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है ये देखो कि मान लो ये कैपिलरी ट्यूब है, ये पेन, ठीक है, इसमें इसको आपने किसी लिक्विड में डुबाया, ध्यान देना, और उसमें वो लिक्विड यहां तक चढ़ गया, ये देखो जहां काला भाग दिख रहा है। ठीक है, आपने इस कैपिलरी ट्यूब को इसके नीचे से तोड़ दिया, ठीक है, और फिर उसे लिक्विड में डुबाया, क्या होगा? ये कहां आ गई?
मुंडी पूछ खाटो। तो सेना में तो जाना मत, वरना भारतीय हर जगह हार जाए, क्योंकि भूखे रहोगे, ये सब खाओगे नहीं। जो आर्मी वाले रहते हैं उनको कितनी भयंकर मुश्किलें होती हैं, सांप को काट के खाना पड़ता है। ठीक है, तो देखो बोलो, उसको नीचे से तोड़ दिया क्या होगा? तो लिक्विड ऐसे फव्वारा बन जाएगा, है ना? कतई नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी याद करो कैपिलरी ट्यूब कैसे बनी है आपकी। उससे कुछ डरती है। ये देखो कैपिलरी ट्यूब जब बनेगी ना, अबे तो वो जिस रॉड पे बनती है ना, उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, उसके अंदर बहुत बारीक बाल के डायमीटर के बराबर आपने टनल बनाई है। ठीक, तो जैसे ही आपने उसको जहां तक लिक्विड चढ़ा उसके नीचे तोड़ा, जैसे तोड़ोगे लिक्विड बिल्कुल वहां तक चढ़ेगा, और चढ़ेगा तो उसकी तो टेंडेंसी हाइट ज्यादा चाहिए। जैसे ही वो बाहर निकलेगा रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ी तो ज्यूरिन भैया बोल रहे हैं हाइट क्या हो जाएगी? कम। का मतलब है अगर आपने किसी कैपिलरी ट्यूब को नीचे से तोड़ दिया, मतलब जहां तक लिक्विड चढ़ता है उसके नीचे से कहीं तोड़ दिया, तो लिक्विड वहां तक चढ़ेगा और फव्वारा नहीं बनेगा, बल्कि उसके सरफेस पे थोड़ा सा फैलेगा। जैसे थोड़ा फैला मतलब रेडियस बढ़ी, हाइट को क्या कर लेगा? कंट्रोल। इट विल नॉट ओवरफ्लो बट स्प्रेड्स इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप एट द फ्री सरफेस। ठीक, दूसरा ये देखो, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूं, देख लो कि यदि हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, ये देखो ठीक है, आपने इस कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर डिप किया, ये आपने डुबाया है, ठीक है, और बोला इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ा, पानी चढ़ेगा, जो भी लिक्विड है यहां तक चढ़ गया। इस हाइट को बोला h। कहां से नापे हाइट? यहां से, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से हाइट नापे, वो हाइट हो गई h। अब अगर आपने इस कैपिलरी ट्यूब को तिरछा कर दिया तो क्या होगा? तेरी हाइट बड़ी थी, गुड, तिरछा बोलो। ये देखो तिरछा कर दिया आपने, और तिरछा किया और इस एंगल को बोला थीटा। तब क्या होगा? व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज टिल्टेड, उसको अगर हम थोड़ा तिरछा कर दें तो याद रखना इस लेवल से पानी उसी हाइट तक ऊपर जाएगा पे, हाइट में कोई चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ये वाली हाइट कितनी च रहेगी? h, मगर लेंथ जो है चूंकि तिरछी हो गई, इसलिए जो कॉलम ऑफ द लिक्विड है, जो स्तंभ की लंबाई है, वो बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? तो क्या बड़बड़ कर रही? ये झुक गया, ये देखो इसके अंदर ये लिक्विड का कॉलम है, स्तंभ आ गया, इसकी लेंथ हो गई L। तीन क्वांटिटी आ गई, H, L और थीटा। तीनों का आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं क्या?
बिल्कुल सरल। देखो ये h है कि नहीं है, और ये L है कि नहीं है, ये देख लो, ये H और ये L, और H और L के बीच में एंगल कितना बनाया आपने थीटा। ये 90 डिग्री का एंगल है। यहां पे अगर मैंने cos थीटा लिखा, कौन सा थीटा लिखा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या, बेस अपॉन L लिखेंगे। अब H अगर हमको मालूम है तो L निकालना है, तो तिरछा किया, L इज इक्वल टू H बाई cos थीटा। ठीक है, याद करो, अगर आपने तिरछा किया तो थीटा की कोई ना कोई वैल्यू होगी। याद करो, cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 0 के लिए है, cos 0 इज 1। उसके बाद कोई भी एंगल बनाया तो थीटा की वैल्यू छोटी होगी, तो cos थीटा की वैल्यू जैसे कम होगी L की वैल्यू बढ़ जाएगी। So the length of the liquid column inside a tilted capillary tube is greater than that of vertical capillary tube। किसी तिरछी केश नली में द्रव स्तंभ की लंबाई ऊर्ध्वाधर केश नली की तुलना में अधिक होती है, हमेशा अधिक होगी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? देख लो, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। छोटे छोटे 2, 3, 4 फॉर्मूले हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन को देंगे। अगर आपने डिटेक्ट किया, मैंने आपको वर्कशीट भी दे दी है जीपीएम की, देखना, बड़े सुंदर क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उसमें, उसको बनाओ। इज दैट क्लियर? मंडे ये वाली क्लास नहीं होगी, अभी से बता दे रहा हूं। मंडे क्लास नहीं होगी। क्या छुट्टी